दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत आपसे चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत मींस एजुकेशन सेकंड पेपर पर। दोस्त आप सभी को पता है एजुकेशन फर्स्ट पेपर आपका समाप्त हो चुका है। आज एजुकेशन सेकंड पेपर पर हम आपके समक्ष उपलब्ध हैं। ठीक है, देखिए एजुकेशन से जो है सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम का सिद्धांत चैप्टर नंबर 9 तक ऑलरेडी जो है फिनिश हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत आज की इस वीडियो से किया जा रहा है। उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, हमने अगर देखा जाए अधिगम सामग्री के बारे में आप सभी को पता है। ठीक है, अधिगम सामग्री जिसे हम टीचिंग लर्निंग मेथड टीएलएम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उत्तम अधिगम सामग्री क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में कहीं ना कहीं आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो कहीं यह चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो आपके इस चैप्टर से 2 नंबर आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। यह जो आपका एजुकेशन सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर है, दोनों आपके 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, एजुकेशन फर्स्ट पेपर भी 50 नंबर का, एजुकेशन सेकंड पेपर आपका 50-50 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में नीचे आप देख पा रहे हैं प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 150 रुपए में। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो बेधड़क अपनी बातों को आप कह सकते हैं। लिखा गया है समस्या समाधान के लिए 9452331053 आपके लिए संपर्क नंबर दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो बिल्कुल आप अपनी बातों को बताने का प्रयास करें। ठीक है, अच्छा आप पूछ रहे थे एजुकेशन फर्स्ट पेपर बाल विकास का संपूर्ण जो है पीडीएफ की मांग आप कर रहे थे, तो बिल्कुल 1 से 2 दिनों में आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल चलिए हम आज की इस वीडियो से चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा कि हमारे द्वारा दी गई सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की शुरुआत आज के इस वीडियो से की जा रही है। चैप्टर नंबर 10 का नाम है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं। ठीक है, उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती हैं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होते हैं, यह हमारा आज का मुद्दा है। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं उत्तम अधिगम सामग्री की कुछ विशेषताएं निम्न है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है बिना लागत की अल्प लागत की, ठीक है, या बिना लागत की हो या अल्प लागत की हो, बहुउद्देशीय हो। देखिए आपकी यह जो दी जा रही है जैसे उत्तम अधिगम सामग्री की कुछ विशेषताएं हैं जो आपके बीच में, इसमें कहा जा रहा है कोई सामग्री बिना लागत की हो और कोई सामग्री अल्प लागत मीन्स थोड़े लागत की हो, और जो अधिगम सामग्री हमारी है जैसे एक चीज हम ले रहे हैं उसका विभिन्न उद्देश्य हो। ठीक है, और एक से अधिक कक्षा में प्रयोग हो सके। जैसे कोई चीज हम ले लें और उसका प्रयोग हम एक से अधिक कक्षाओं के लिए करते हैं। जैसे हम मान लें कि आपने किसी चीज को लिया और आपने जो है बीटीसी में पढ़ा, फिर बीएड भी कर रहे हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, यानी बहुत सारी कक्षाओं में उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, और यहाँ एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो सके, सरलता से उपयोग करने योग्य हो, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप हो, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप हो, यह उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन करिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आप एक एक नंबर करके लिखिएगा। जैसे यहाँ 1 नंबर में लिख दीजिएगा बिना लागत की हो। ठीक है, हमने सभी को एक ही में सरपेट दिया है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको इस तरह नहीं लिखना है। आप सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा। अगर आपके बीच में आ रहा है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताएं लिखिए, तो आप 1 नंबर को डालेंगे, लिखेंगे बिना लागत की हो। ठीक है, और उसके आगे 2 नंबर आप डालेंगे अल्प लागत की हो।
फिर 3 नंबर आप डालेंगे बहुउद्देशीय हो, ठीक है, और 4 नंबर आप डालेंगे एक से अधिक कक्षा में प्रयोग हो सके, ठीक है। उसके बाद जो है 5 नंबर या जो भी नंबर आपका आ रहा हो, हाँ फिर से डालेंगे एक से अधिक पाठों में प्रयोग हो सके। इस तरह से नंबरिंग करके आप डालते हुए चले जाएंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं जो है उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषता होती है कि वह बिना लागत की हो, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं उत्तम अधिगम सामग्री की प्रमुख विशेषता होती है कि अल्प लागत की हो। इस तरह से आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपसे चर्चा करते हैं बिना लागत के प्राप्त सामग्री। अब आपके बीच में जो चीजें यहाँ बताएगी, आप सभी को एक एक चीजों को डिफाइन करते हुए हम आपको ले चल रहे हैं, ठीक है। पहला आपके बीच में आ रहा है बिना लागत के प्राप्त सामग्री। इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है, समझने का प्रयास करेंगे, इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए हमें धन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं प्रयोग रहित सामग्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। प्रकृति रहित यानी जो चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उसका प्रयोग हम इस बिना लागत की प्राप्त सामग्री में कर सकते हैं, ठीक है। अगला अल्प लागत की सामग्री के अंतर्गत अगर आपसे कहा जाए, इसमें कहा जा रहा है इसके निर्माण में कम से कम लागत होनी चाहिए। जैसे अल्प लागत की सामग्री में किसी चीज का आप निर्माण कर रहे हैं तो उसके निर्माण में बहुत कम लागत लगना चाहिए, यानी रुपए की जो खपत है वह बिल्कुल कम होनी चाहिए, उसी को हम अल्प लागत सामग्री कह सकते हैं। इसके निर्माण में कम से कम लागत होनी चाहिए। यह सामग्री भारतीय परिस्थिति में सर्वोच्च मानी जाती है क्योंकि सरकार आर्थिक रूप से पूर्णतः सक्षम नहीं है प्रत्येक विद्यालय को धन उपलब्ध करा सके। जाहिर सी बात है, आज आप प्राथमिक विद्यालय की स्थिति परिस्थिति को देख पा रहे हैं कि वहां बच्चे कॉन्वेंट की अपेक्षा किस तरह से प्राथमिक विद्यालय में संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, इस वजह से बिल्कुल आप जो है विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कोई भी सामग्री अगर आपकी होती है, अगर उसमें अल्प लागत हो रहा है तो वह हर बच्चों के पास पहुंच जाएगा। नहीं तो पता लगा भैया आप 2-4 हज़ार में कोई सामग्री मिल रही है तो वह कुछ ही लोगों के पास पहुंच पाएगी जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होती है, ठीक है। चलिए बहुउद्देशीय सामग्री, इसका मतलब क्या है? बहुउद्देशीय सामग्री का मतलब यह होता है कि इसके अंतर्गत ऐसे शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिसकी पूर्ति के लिए विभिन्न उद्देश्यों के प्रति लाया जा सके, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है बहुउद्देशीय सामग्री, यानी कोई एक सामग्री आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई एक सामग्री आप खरीद उसका प्रयोग आप विभिन्न उद्देश्यों में कर सकें। जैसे यहाँ कहा जा रहा है मानचित्र या किसी चार्ट को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले हम उसके आकार, रंग, कलात्मक पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। यह जैसे के रूप में है, हालांकि अगर देखा जाए आप चार्ट को अगर खरीद रहे हैं तो चार्ट को हम विभिन्न स्थानों पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी बहुउद्देशीय सामग्री आप स्पष्ट रूप से अगर समझें तो इसका मतलब होता है कि कोई सामग्री आप खरीदें और उस सामग्री का प्रयोग हम विभिन्न जो है उद्देश्यों में कर सकें, विभिन्न प्रकार से हम कर सकें, यही हमारा बहुउद्देशीय सामग्री कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला वीडियो छोटा जाएगा लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है एक से अधिक कक्षा में प्रयोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई सामग्री आप खरीद लें, पहले आप समझने का प्रयास करें, ठीक है। बाकी चीजें आपके समक्ष तो लिखी गई हैं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं अगर इस पीडीएफ की जरूरत आपको पड़ रही है तो बिल्कुल आप आपके प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी है, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं सिर्फ एजुकेशन सेकंड पेपर, नो, सभी सब्जेक्ट की आपको हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। चलिए इसके अंतर्गत आपसे कहा जा रहा है, देखिए कि ऐसी सामग्री का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री तैयार की जा रही है या जो सामग्री तैयार की जा रही है उसका प्रयोग एक से अधिक कक्षा के लिए प्रयोग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग सामग्री बनाई जाए तो इसके लिए धन का जो अव्यय है या व्यय है वह समय की व्यय भी होगा और समय की बर्बादी होगी। जैसे हम अगर कहें आपसे, ठीक है, कोई सामग्री का निर्माण आप कर रहे हैं और सिर्फ वह सामग्री जो है आपके इंटरमीडिएट लेवल तक सीमित रह जाएगी। इंटरमीडिएट यानी 12 वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है जब वह बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा तो उसे विभिन्न सामग्री खरीदनी पड़ेगी और भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वह सामग्री जो आपने बनाया है उसमें समय लगा होगा और उसमें जो खर्चे लगे होंगे यानी जो पैसे लगे होंगे, समय और पैसे की बर्बादी दोनों होगी। इस वजह से कोई भी शिक्षण सामग्री अगर आप बना रहे हैं तो उसके विभिन्न उद्देश्य होने चाहिए। अगर आप विभिन्न उद्देश्य के पर्पज से कोई सामग्री का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं वह सामग्री आपको और भी बेहतर परिणाम देगी, ठीक है।
आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आप कह सकते हैं कि एक से अधिक कक्षा में प्रयोग ऐसी सामग्री का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो सामग्री तैयार की जा रही है उसका प्रयोग एक से अधिक कक्षा के लिए प्रयोग हो पाएगा या नहीं। अगर प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग सामग्री बनाई जाएगी तो इसके लिए धन का अव्यय जो है, और धन का अव्यय उसके साथ साथ समय की बर्बादी होगी। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आपसे मैं कहना चाहूँगा आप मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि हमारे द्वारा दी गई सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं एक से अधिक जो है पाठों में प्रयोग। इसका कोई शिक्षण सामग्री आप खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रयोग होना चाहिए वह एक से अधिक पाठों में प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप खरीद लें तो उसका जो प्रयोग है वह एक से अधिक पाठ के लिए अगर हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अच्छा आगे अक्सर कहा जाए, अगर देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो एक से अधिक पाठों में प्रयुक्त की जा सके। विषय की वह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र, नदियों इत्यादि में को प्रदर्शित कर सकें। इसके लिए विभिन्न रंग संकेतों का प्रयोग एक ही मानचित्रों में करके विभिन्न वस्तुओं को दर्शाना चाहिए या दर्शाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर तक आपको समझ पाए हैं। हम 6 नंबर पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर तो आपके इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर आपके बीच में आ जाए आप उत्तम अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन करें तो आप 5 नंबर तक लेके देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर आपसे कहा जा रहा है विषयवार पाठ के अनुरूप हो। इसमें अगर कहा जाए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ के अनुरूप हो तथा विषय से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि शिक्षक को संपूर्ण पाठ का अध्ययन करने के पश्चात यह निश्चय करना चाहिए कि इस पाठ में प्रमुख रूप से किस प्रकार से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर को भी आप समझ पाए। 7 नंबर में शैक्षिक उपयोगिता और बालक में रुचि जो है आय एवं मानसिक स्तर के अनुरूप कोई भी शिक्षण सामग्री आपकी हो रही है, ठीक है, या कोई भी शिक्षण सामग्री आप प्राप्त कर रहे हैं तो उसको बच्चों की रुचि को ध्यान रखना चाहिए, आयु को भी ध्यान रखना चाहिए और मानसिक स्तर, इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो से आपके टॉपिक में अगर देखा जाए तो 15 से 16 जो है अधिगम सामग्री की विशेषताएं बताई गई, लेकिन आपको 5 से 6 अधिगम सामग्री की विशेषताएं अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।